हाय स्टूडेंट्स, सो आई एम बैक विद ए न्यू वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सर्किट होता है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट तुम्हें अगर दे दिया जाए, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर दे दिया जाए, उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इजीली और टाइम सेविंग वे में उसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, तो मैं एक सर्किट देता हूं, ट्राई करो, पॉज कर लो वीडियो को और ट्राई करो उस पर्टिकुलर सर्किट को कैसे कर सकते हो। उसको पैरेलल और सीरीज, जो लास्ट दिन में हम पढ़े थे, पैरेलल और सीरीज का कॉन्सेप्ट लगा के उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, तो एक पर्टिकुलर सर्किट में दे रहा हूं, देखो समझ लो, एक छोटा सा प्रॉब्लम। ठीक है, छोटे से एक प्रॉब्लम को दे रहा हूं मैं। ओके, समझ लो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे दिया, यहाँ पे दे दिया हमने, यहाँ पे भी दे दिया, इधर भी एक रेजिस्टेंस हो गया, इधर में भी एक रेजिस्टेंस हो गया, इधर भी हो गया। ठीक है, ओके, इसका वैल्यू भी आर, सबका वैल्यू मैं आर दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आज का जो मेथड है वो ये पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ लो कि करंट इधर से आ रहा है ए पॉइंट से और इधर को जा रहा है बी पॉइंट में। तो पॉज कर लो वीडियो और ट्राई करो इसको कैसे तुम सीरीज और पैरेलल में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, ट्राई करो, ये वाला पॉज करो और ट्राई करो। ठीक है, चलो, अभी जिसे ट्राई किया है, अभी देखो ये वाला सीरीज और पैरेलल में सॉल्व करने से अगर ये एग्जाम में आ गया तो ये पर्टिकुलर सर्किट सीरीज और तुम्हारा जो पैरेलल का कॉन्सेप्ट है उससे सॉल्व करने से बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत टाइम तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, देखो बहुत इजी है क्या करना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखो, यहां पे हम एक मेथड यूज करेंगे, बहुत इजी मेथड है, मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल रिडक्शन। ठीक है, मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल रिडक्शन, बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी, देखो समझो, बहुत इजी मेथड है। ये जो पर्टिकुलर मेथड है उसमें 4 पर्टिकुलर नियम है जिसको फॉलो करना है। पहला जो नियम है वो है पैरेलल सिमेट्री। पहला जो नियम है वो है पैरेलल सिमेट्री। दूसरा जो नियम है वो और भी इजी है, परपेंडिकुलर सिमेट्री। ठीक है, परपेंडिकुलर सिमेट्री। नेक्स्ट जो नियम है वो है शिफ्टेड सिमेट्री। शिफ्टेड सिमेट्री। लास्ट वाला जो नियम है वो है पाथ सिमेट्री। तो ये पर्टिकुलर 4 नियम फॉलो करके ये पर्टिकुलर सर्किट को तुम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक चीज मैं पहले से बता दे रहा हूं, ये जो पहला जो 2 नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसा सर्किट सॉल्व करने के लिए। कई बार, मतलब मैक्सिमम टाइम क्या होता है एग्जाम में, ये 2 पर्टिकुलर नियम अप्लाई करने से ही ये सर्किट सॉल्व हो जाता है। 3 और 4 नंबर में जाना ही नहीं पड़ता, ये 2 से ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 2 बताऊंगा आज, इन दोनों में बहुत सारा फोकस करना है। ठीक है, तुमको बहुत ज्यादा फोकस करना है इन दोनों में। ठीक है, पहला जो सिमेट्री है पैरेलल सिमेट्री, इसमें कैसे अप्लाई करेंगे देखो। तो पैरेलल सिमेट्री में बोला गया है कि ये जो नियम अप्लाई करेंगे ये हमेशा जो करंट जिस डायरेक्शन में होता है, याद रखना है करंट का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में तुमको ऐसा एक लाइन सिलेक्ट करना है। करंट के डायरेक्शन में ऐसा एक लाइन तुम्हें सिलेक्ट करना है जहां से तुम उस सर्किट को सिमेट्रिकल कर सकते हो। अभी जिसको सिमेट्रिकल वर्ड याद नहीं है, तो सिमेट्रिकल मतलब क्या, कोई भी स्ट्रक्चर को जिस लाइन से तुम हाफ कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो एक पर्टिकुलर स्क्वायर मैंने ले लिया, तो स्क्वायर को मैं ये जो पर्टिकुलर लाइन है उससे हाफ कर सकता हूं, ये जो पर्टिकुलर लाइन है उससे भी हाफ कर सकता हूं, या उसका डायगोनल ले लो वो भी इसको हाफ ही करता है। तो एक स्क्वायर का जो सिमेट्रिकल लाइन हो जाता है 4। या फिर तुम एक सर्कल भी ले सकते हो, तुम्हारा एक सर्कल जो है उसका सिमेट्रिकल लाइन होता है इनफाइनाइट, उसका जो कोई भी डायमीटर ड्रॉ कर दो उसको हाफ ही डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ तुम्हारा यहाँ पे सिमेट्रिकल लाइंस हो जाता है। तो सिमेट्रिकल लाइंस मतलब इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है तुम्हें। तो जैसे कि ये पर्टिकुलर सिमेट्री बोला गया है, पहले नियम में बोला गया है कि जहां पर तुम्हारा करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में तुम्हें लाइन पकड़ना है। तो देखो, अगर मैंने ये ए बी को ही एक लाइन मान लिया, ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसको ही मैंने एक पर्टिकुलर पैरेलल सिमेट्रिकल लाइन मान लिया, तो देखो तो सिमेट्रिकल होता है कि नहीं ऊपर और नीचे में। ऊपर में ये 3 रेजिस्टेंस है, तीनों का वैल्यू आर है, यहाँ पे भी 3 रेजिस्टेंस, तीनों का वैल्यू आर है। इसका अरेंजमेंट देखो, ऊपर का और नीचे का दोनों में सेम है। तो ये 2 पर्टिकुलर पार्ट जो है यहाँ पे सिमेट्री हो गया, उसका
सिमेट्रिकल सर्किट हो गया, ठीक है ना, सिमेट्रिकल सर्किट हो गया। तो अभी ये नियम अप्लाई कर सकते हैं पैरेलल सिमेट्री का, बहुत ईजी है। पैरेलल सिमेट्री में क्या होता है, देखो पैरेलल सिमेट्री में बोला गया है कि अगर कोई सर्किट पैरेलली सिमेट्रिकल हो गया, अगर ये पैरेलली सिमेट्रिकल हो गया तो ये जो करंट जा रहा है तीनों लाइन में, देखो यहां से तीनों लाइन में जा रहा है, पैरेलल लाइन से सभी, ठीक है ना, पैरेलल लाइन से। मैंने बोला था वो लास्ट वाले क्लास में, अगर तुम देखोगे मैंने बोला था कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जब भी करंट कोई भी पॉइंट कोई भी जंक्शन से जब डिवाइड हो जाता है, डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है, सभी डायरेक्शन पैरेलली आ जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर पैरेलल लाइंस में ये मेरा सिमेट्रिकल लाइन हो गया, तो ये जो यहां से जो करंट जा रहा है, मान के चलो ये I1 है, ये वाला I2 है, ये वाला I3 है, तो मैं ये जो नियम है पैरेलल सिमेट्री में ये बोला गया है कि अगर ये सिमेट्रिकल लाइन हो गया तो ये जो I1 है और इधर में जो करंट जा रहा है I2, ये दोनों करंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर खत्म नहीं होता, सिमिलरली ये जो करंट है यहां पे जाके और दो डायरेक्शन में जा सकता है। I1 इधर से निकलने से समझो I3, इधर से I4, सिमिलरली I2 इधर से निकलने से समझो I5 और I6। इधर में ये भी बोला गया है कि I3 और I5 वो भी इक्वल होंगे और I4 और I6 वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो कोई भी ये नियम याद रखना, कोई भी लाइन अगर पैरेलली सिमेट्रिकल करता है, या कोई भी लाइन अगर पैरेलली सिमेट्रिकल करता है कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को, तो ऊपर में जो करंट जा रहा है और नीचे का उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड में जो करंट जा रहा है, दोनों का करंट इक्वल हो जाएगा। नियम इधर में खत्म नहीं होता। और एक पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर नियम में और एक पर्टिकुलर पार्ट है, वो है कि यहाँ पे जब भी तुम पैरेलली सिमेट्रिकल करोगे तो उसके अबाउट, उसके परपेंडिकुलरली जो पॉइंट्स होंगे इधर और इधर, ये पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलरली जो पॉइंट्स होंगे, जैसे कि ये पॉइंट मान लो P हो गया या फिर मान लो Q हो गया, तो VP पोटेंशियल एट P और पोटेंशियल एट Q जो होता है वो हो जाएगा इक्वल। समझ में, वो हो जाएगा इक्वल। तो पैरेलल सिमेट्री में ये दो इंफॉर्मेशन याद रखना है। जब भी एक लाइन से तुम पैरेलली सिमेट्रिकल कर सकते हो कोई भी सर्किट को, तब तुम यहाँ पे करंट का जो वैल्यू है उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स में जो करंट का वैल्यू है वो इक्वल लिख सकते हो, और उसके परपेंडिकुलरली जो पॉइंट्स आ जाएंगे उसका पोटेंशियल तुम इक्वल लिख सकते हो। ये वाला इसका पहला नियम है, ठीक है। अभी आ जाओ दूसरे वाला नियम में। ये जो नियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर, इसको सॉल्व कर देगा ये पर्टिकुलर नियम। परपेंडिकुलर सिमेट्री में बोला गया, ये और इजी है। परपेंडिकुलर सिमेट्री में बोला गया है कि यहां पर तुम एक परपेंडिकुलर लाइन कंसीडर करोगे, यहां पे तुम एक परपेंडिकुलर लाइन कंसीडर करोगे, लेकिन कहां पे? परपेंडिकुलर लाइन हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलरली होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर एक लाइन सिलेक्ट करना है जो इस पर्टिकुलर सर्किट को फिर से सिमेट्रिकल कर दे। जैसे कि परपेंडिकुलर लाइन अगर मैंने PQ सिलेक्ट कर दिया, जैसे कि परपेंडिकुलर लाइन मैंने अगर PQ को सिलेक्ट कर दिया, तो देखो ये PQ जो लाइन है ये भी ये दो पार्ट को इक्वली और सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर बोला गया परपेंडिकुलर सिमेट्री में क्या बोला गया, ये तो पहला वाला नियम हो गया, ठीक है। और दूसरे वाला नियम मतलब परपेंडिकुलर सिमेट्री में बोला गया जब भी ऐसे कोई परपेंडिकुलर लाइन हो जाए जो सिमेट्रिकल कर रहा हो, तो वहां पर इस परपेंडिकुलर लाइन में जो है ना, वहां पर ये पर्टिकुलर लाइन जो है इसको तुम पूरा इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन को तुम पूरा इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पैरेलल साइड होगा, ये जो परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर साइड होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर साइड होगा वहां पे करंट इक्वल हो जाएगा। मतलब कि यहां पे अगर पकड़ लो I3 हो गया और इधर पे अगर पकड़ लो I7 हो गया, तो यहाँ पे बोला गया कि I3 और I7 इक्वल हो जाएंगे। अभी हमको याद रखना है कैसे ये पर्टिकुलर दो लाइन इक्वल हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर लाइन में दो करंट कब इक्वल होते हैं, एक पर्टिकुलर लाइन में दो करंट कब इक्वल होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे करंट कब इक्वल होता है। जो सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट है, जब एक सर्किट सीरीज में आ जाए उसका जो करंट है वो इक्वल हो जाता है। मतलब कि ये पर्टिकुलर लाइन का करंट अगर इक्वल हो गया, मतलब ये पर्टिकुलर लाइन सीरीज में आ गया। कैसे होगा? जब ये पर्टिकुलर जो लाइन है, परपेंडिकुलर जो लाइन है वो नहीं रहेगा। तो परपेंडिकुलर सिमेट्री में वही बोला गया है कि परपेंडिकुलरली जब सिमेट्री होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर साइड में करंट हो जाता है इक्वल। और अगर इक्वल हो जाए तो ये परपेंडिकुलर जो साइड है, ये जो PQ का साइड है, पूरा इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, नेग्लेक्ट कर सकते हो PQ साइड को।
तो अगर नेग्लेक्ट कर दे इसको तो देखो ये पर्टिकुलर सर्किट रिड्यूस हो जाता है। देखो ये पर्टिकुलर सर्किट को तुम रिड्यूस करके क्या बना सकते हो, देखो बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट था, इसको हम रिड्यूस करके बनाएंगे तो देख लो ये जो PQ साइड है, ये जो PQ साइड है पूरा इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर सिमेट्री से, ठीक है। और एक नियम है कि क्योंकि पहले वाला जो नियम था पैरेलल सिमेट्री में VP और VQ का पोटेंशियल इक्वल होता है, और हमको पता है कि अगर इसका पोटेंशियल इक्वल हो जाए तो वहां से कोई करंट जा नहीं सकता, करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल जाता है, तो पोटेंशियल इक्वल हो जाता है पैरेलल सिमेट्री से, तो यहां से करंट नहीं जा सकता, वही नियम परपेंडिकुलर सिमेट्री बन जाता है। समझ में आया? तो अभी देखो A और B मैंने इसको रिड्यूस कर दिया, ये PQ का जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस था उसको मैंने पूरा इग्नोर कर दिया। अभी इधर में देखो एक रेजिस्टेंस था R, इधर में और एक रेजिस्टेंस था R, इधर में और एक रेजिस्टेंस था R, इधर भी R, बहुत सारा R हो गया यहाँ पे, हाँ बहुत सारा R। अभी देखो बहुत इजी हो गया सर्किट, ये दो नियम अप्लाई किया बहुत इजी हो गया, ये दो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा सीरीज में। सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, इसको अगर हमने सॉल्व कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 2R। सिमिलरली इसको अगर हमने सॉल्व कर दिया तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2R। इसको अगर हमने सॉल्व कर दिया, ये भी आ गया सीरीज में, तो ये भी हो जाएगा 2R। इन तीनों को मैंने अगर सॉल्व कर दिया तो आ जाएगा 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। ये हो जाएगा तुम्हारा R इक्विवेलेंट के इक्वल। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना निकलेगा, 2R/3। समझ में आएगा, 2R/3 निकलेगा। कितना इजी हो गया तुम्हारा पर्टिकुलर सम। हाँ, अभी एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, देखो अभी ये प्रॉब्लम दे रहा हूं, वो पहले सॉल्व करके दिखाओ, उसके बाद हम ये दो सिमेट्री देखेंगे, ठीक है। ये तो मजा है ना, अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। अभी एक प्रॉब्लम आ रहा है, चलो तो ये अगर प्रॉब्लम ले ले तो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, एग्जाम में आ सकता है, तो कैसे सॉल्व करोगे ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर तुम पैरेलल और तुम्हारा जो सीरीज का कॉन्सेप्ट है उससे तुम सॉल्व करो तो बहुत टाइम ले लेगा। तो अभी जो नियम सीखा ना हमने कि इक्विपोटेंशियल रिडक्शन, जो पैरेलल और परपेंडिकुलर सीखा था, उससे कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो हमको क्या पता है, जब भी तुम पैरेलल सिमेट्री पकड़ोगे, पहले पैरेलल सिमेट्री पकड़ना है। ऑलवेज रिमेंबर, जब तुम पैरेलल सिमेट्री पकड़ लेते हो ना, पैरेलल सिमेट्री से सर्किट सॉल्व नहीं होता, लेकिन सर्किट को तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। सर्किट का इक्वल जो पोटेंशियल का रीजन है या इक्वल जो करंट का रीजन है वो इजीली निकाल सकते हो। और परपेंडिकुलर एक्सिस जब अप्लाई करोगे, पैरेलल के बाद आता है परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर एक्सिस सॉल्व एक्चुअली अप्लाई करोगे उससे तुम ये सर्किट सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पैरेलल एक्सिस से सिंप्लीफाई करना है, परपेंडिकुलर से सॉल्व करना है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे तुम्हारा पैरेलल एक्सिस कैसे अप्लाई करना है तो देखते हैं, चलो तो देखते हैं। तो मुझको पता है कि क्या पैरेलल एक्सिस हमेशा करंट के डायरेक्शन से ही अप्लाई करना है। ये देखो करंट का डायरेक्शन ये A से जा रहा है B तक, तो तुम्हारा सिमेट्रिकल लाइन कौन सा वाला होगा। देखो पूरा 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 जो डायग्राम है उसमें सिमेट्रिकल लाइन कौन सा हो सकता है, ये A और B। इधर ही तो तुम्हारा सिमेट्रिकल लाइन हो गया। देखो ऊपर का जो पार्ट है और नीचे का जो पार्ट है दोनों इक्वल, दोनों का जो अरेंजमेंट है या फिर उनका वैल्यू पकड़ लो, सब इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है और ये जो नीचे का पार्ट है AB के अबाउट में दोनों सिमेट्रिकल हो गए, पैरेलल सिमेट्री। और हमें पता है पैरेलल सिमेट्री में ये तीनों लाइन या फिर ये तीनों लाइन या फिर ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इनमें करंट इक्वल जाने वाला है। और इधर भी सेम, ठीक है, सेम ही है, इधर जो आने वाला है वो सब में करंट इक्वल जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ये प्रॉब्लम में तुम्हें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, हमेशा याद रखना। तो करंट का पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पोटेंशियल का पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो पैरेलल एक्सिस में 2 नंबर जो पॉइंट था उसमें हम जानते हैं कि इसके अबाउट में, इसके परपेंडिकुलरली कोई भी जंक्शन पकड़ लो, कोई भी नोट पकड़ लो, उसमें पोटेंशियल इक्वल रहने वाला है। तुम फिर से रिवाइंड करो और देखो वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को। परपेंडिकुलर सिमेट्री में तुम्हारा करंट जो पैरेलली जा रहा है, सॉरी पैरेलल एक्सिस, पैरेलल सिमेट्री में, ठीक है, गलती हो सकता है, ठीक है, पैरेलल सिमेट्री में, ओके। तो पैरेलल सिमेट्री में जब करंट जाता है, देखो एक्चुअली क्या है ना, इतना बार बोलना पड़ता है ना तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, रोटेशन और इसका गड़बड़ हो जाता है। रोटेशन में था पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, याद होगा तुम्हें, ठीक है। और करंट में है पैरेलल और परपेंडिकुलर सिमेट्री, तो नाम में थोड़ा हड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर तुम पैरेलल सिमेट्री अप्लाई करोगे, अगर तुम अप्लाई करोगे
तो इसका जो नोडल पॉइंट्स है ना, कॉरस्पॉन्डिंग जो नोडल पॉइंट्स है उसमें पोटेंशियल तुम्हारा इक्वल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पोटेंशियल V1 है तो इधर में भी V1 होगा। याद रखना है पैरेलल सिमेट्री में पैरेलली कोई पॉइंट्स का, जैसे कि इधर और इधर पैरेलली कोई पॉइंट्स का पोटेंशियल इक्वल नहीं होने वाला है, परपेंडिकुलरली जो पॉइंट्स है वो इक्वल होने वाला है। जैसे कि इसका और इसका, जैसे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जैसे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनका पोटेंशियल इक्वल होने वाला है। तो पैरेलल सिमेट्री से हम लोग ये समझ लिए कि ये जो नोड्स है उसका पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर सिमेट्री अप्लाई करें, परपेंडिकुलर सिमेट्री, तो ये पर्टिकुलर लाइन सिलेक्ट करने वाले हो परपेंडिकुलर सिमेट्री के लिए। अभी देखो ये परपेंडिकुलर लाइन जब तुम सिलेक्ट कर दिए, यहाँ पर तो तुम्हारा कोई रेजिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर जो सिमेट्री अप्लाई करते हैं उसमें क्या होता है, जो परपेंडिकुलर सिमेट्री में जो भी लाइन आ जाते हैं, जो भी परपेंडिकुलर लाइन आ जाते हैं परपेंडिकुलर सिमेट्री में, वो लाइन को हम लोग क्या इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं एक्चुअली, ठीक है। उसमें से करंट नहीं जा रहा, ठीक है, करंट नहीं जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई लाइन नहीं है तो इग्नोर करने के लिए कोई है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन एक चीज कर सकते हैं कि ये जो V3 है और ये जो पॉइंट है इसका भी पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। परपेंडिकुलर में तो वही बताया ना कि इस परपेंडिकुलर लाइन में जितना भी नोड्स आएगा सबका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो ये V3, ये भी V3, ये भी V3, समझ में आ गया। तो पोटेंशियल का पार्ट हमने सॉर्ट आउट कर दिया पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस से। अभी सॉल्व कैसे करना है, अभी देखो एक नियम है जो मैंने पैरेलल सीरीज जब समझाया था, पैरेलल सीरीज और सीरीज का जो था, ठीक है, पैरेलल सीरीज का जो कॉन्सेप्ट था उसमें मैंने समझाया था कि जो कोई भी नोड्स में इक्वल पोटेंशियल है उनको तुम एक साथ कोलैप्स कर सकते हो। जो कोई भी नोड्स में इक्वल पोटेंशियल है उसको पकड़ के तुम एक साथ कोलैप्स कर सकते हो। सिमिलरली इधर भी तुम अगर देखो तो ये जो V1 पॉइंट है यहाँ पर भी V1 है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट को ले जाके तुम यहाँ पे कोलैप्स कर सकते हो, इसको पकड़ के इधर पे तुम कोलैप्स कर सकते हो। सिमिलरली ये जो पॉइंट है इसको तुम ले जाके यहाँ पे कोलैप्स कर सकते हो, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इधर ये V2 के साथ तुम कोलैप्स कर सकते हो। जैसे तुम लोगों के पास पेज होगा ना, तो पेज को जैसे दो पार्ट में तुम ऐसे करके कोलैप्स करते हो, सिमिलरली इस सर्किट को भी नीचे से ले जाके ऊपर में तुम कोलैप्स कर सकते हो जब ये पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोलैप्स करे तो क्या आता है, देखो कोलैप्स करे तो क्या आता है। जो मेरा लास्ट वीडियो जो है जो अच्छी तरह देख लिए तो वहां से एक पर्टिकुलर पार्ट तुमको याद होगा कि इक्वल पोटेंशियल अगर हेड और टेल में हो जाता है, अगर कोई सा भी लाइन हो, कोई सा भी रेजिस्टेंस हो, जैसे कि मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया और इधर पे फिर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, ये एंड और ये एंड, ये एंड और ये एंड, इन दोनों का अगर इक्वल पोटेंशियल हो गया, इन दोनों का भी इक्वल पोटेंशियल हो गया, तो ये जो दो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है वो कौन से मतलब सीरीज या फिर पैरेलल में आ गए। अगर इन दोनों एंड में हेड और टेल में दोनों का अगर पोटेंशियल इक्वल हो गया तो ये सीरीज या फिर पैरेलल में आ जाते हैं। याद करो पैरेलल में आ जाते हैं, ठीक है ना, पैरेलल में आ जाते हैं। सिमिलरली जब तुम इनको कोलैप्स करोगे, ये जो रेजिस्टेंस है इसका एंड, ये जो रेजिस्टेंस है इसका एंड, दोनों के एंड का जो पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। शुरू एक साथ हुआ था, एंड का पोटेंशियल भी इक्वल हो रहा है, तो ये दो रेजिस्टेंस आ जाएंगे पैरेलल में, ठीक है। या फिर भी R, इधर भी R, सिमिलरली इधर भी R, इधर भी R, बहुत सारा R हो गया, ठीक है। तो इधर भी R, इधर भी R, इधर में एक रेजिस्टेंस रह गया, इधर भी एक रेजिस्टेंस रह गया, और एक कलर यूज करता हूँ नहीं तो कॉन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है उधर भी ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आने वाला है, तो इधर में भी और दो रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गए, तो सर्किट रिड्यूस होके ऐसा रहेगा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कैसे करें, बहुत इजी है। सॉल्व कैसे करें, तो फिर से अगर तुम सॉल्व करना शुरू कर दिए तो देखो इजीली तुम कह सकते हो, इजीली तुम ये पार्ट कह सकते हो। हाँ, एग्जाम में थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, हमेशा याद रखना है एक प्रॉब्लम में तुम्हें 4 या 5 मिनट से ज्यादा यूज नहीं करना है, ठीक है। एक प्रॉब्लम में जेई का जो भी प्रॉब्लम हो उसमें 4 या 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर R और यहाँ पर R हो गया,
ये दो पार्ट अगर हमने सॉल्व कर दिया पैरेलल का, तो इधर आ जाएगा r/2, इधर भी आ जाएगा r/2, ये सॉल्व करने से r/2, इधर भी r/2, इधर भी r/2, इधर भी तुम्हारा r/2। बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है, बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है। अभी क्या करना है देखो, अभी और एक चीज रह गया है। देखो इधर पे जो V3 था, इधर पे मिडल पे भी V3 हो गया है, ठीक है ना। तो मतलब कि ये और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो परपेंडिकुलर सिमेट्री में अभी भी है, अभी भी परपेंडिकुलर सिमेट्री में है। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो तो देखो दोनों साइड का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है सेम है और उसका जो अरेंजमेंट है वो भी सेम है। तो ये अभी भी परपेंडिकुलर सिमेट्री में है, तो ये दो पार्ट का जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाता है। तो इसको अगर तुम इसके ऊपर कोलैप्स कर दोगे, इक्वल पोटेंशियल के ऊपर अगर कोलैप्स कर दोगे तो क्या होता है, देखो क्या हो जाता है। तो इधर पे हो जाता है ऐसा एक पार्ट जिसमें इसका वैल्यू है r/2, इधर पे जो है वो भी r/2, इधर पे जो है वो भी r/2, इधर पे r/2, इधर पे भी r/2, ठीक है। अभी ये दो पार्ट इसको अगर कोलैप्स करोगे, सेम पोटेंशियल, मैंने क्या बताया था, सेम पोटेंशियल का अगर तुम एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स करने वाले हो तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पे आने वाला होगा वो हमेशा तुम्हारा पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है, पैरेलल में आ जाएगा। तो ये पार्ट सॉल्व होके ऐसा रहेगा, ठीक है। अभी इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो कैसा होगा। ये पर्टिकुलर r, ये r, और अभी सॉल्व हो रहा है हमारा पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये r/2 हो गया, इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे ये हो जाएगा r/4, इधर भी r/4, ये r/2। अभी देखो कितना इजी हो रहा है, कितना इजी हो रहा है, देखो कितना इजी हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। ये दो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में आ जाता है, ये दो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जो है वो भी सीरीज में आ जाते हैं। उनको अगर तुम सॉल्व करोगे आंसर तुम्हें खुद निकालना होगा, ठीक है। सब कुछ मैं नहीं कर सकता, आंसर खुद निकालना होगा, कमेंट्स में देना पड़ेगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो तुम्हारा जो सर्किट रिड्यूस होके ऐसा रहेगा, इधर पे ए और इधर पे बी, ये आर और ऊपर का तुम निकाल के इधर और इधर पुट करने से तुम्हारा वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे इजीली तुम्हें ये पर्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्स सर्किट था कितना इजीली पैरेलल और परपेंडिकुलर सिमेट्री अप्लाई करके मिल जाता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सिमेट्री जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा हाथ में आएगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं इनके बाद जो पर्टिकुलर दो पार्ट होता है वो है पाथ सिमेट्री और शिफ्टेड सिमेट्री, ठीक है। तो वो वाला अभी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अभी ये वाला अच्छे से नोट कर लो, अभी दूसरा वाला पार्ट आ रहा है। चलो तो अभी चलो पाथ सिमेट्री और शिफ्टेड सिमेट्री क्या होता है, देखो बहुत ही इजी है ये वाला। एक चीज याद रखना है कि ये जो पाथ या फिर दूसरा वाला होता है शिफ्टेड सिमेट्री, ये दोनों जो सिमेट्री है वो तुम्हारे पूरा डिपेंड करता है पहले जो दो सिमेट्री था परपेंडिकुलर और पैरेलल सिमेट्री के ऊपर। देखो एक्सप्लेन करता हूँ, फिर खुद ही देखना है ना कैसे होता है। जैसे कि मान के चलो मैंने एक सर्किट कंसीडर कर लिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर सर्किट कंसीडर कर लिया। यहाँ पे समझ लो R1 हो गया, यहाँ पे हो गया तुम्हारा R2, इधर पे फिर से समझ लो तुम्हारा और एक रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा, समझ लो सेम ही है, ठीक है, सेम ही रख दिया मैंने R2, और बीच में समझ लो और एक रेजिस्टेंस रख दिया मैंने R3। तो ये पर्टिकुलर सर्किट जब देखोगे तो तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि अरे ये पर्टिकुलर सर्किट ऊपर से नीचे लेकर तुम्हारा परपेंडिकुलर और पैरेलल सिमेट्री में आ जाता है। जैसे कि ये पर्टिकुलर लाइन हो जाता है तुम्हारा पैरेलल सिमेट्री में, ऊपर का जो लाइन है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये आ जाता है तुम्हारा परपेंडिकुलर सिमेट्री में। तो शिफ्टेड सिमेट्री में होता क्या है, जब कोई सर्किट तुम्हारा पैरेलल और परपेंडिकुलर सिमेट्री में आ जाए, जैसे कि ये आ गया तुम्हारा पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों अप्लाई हो सकते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या पता है कि पैरेलल सिमेट्री में जब हम अप्लाई करते हैं तो ये जो दो पर्टिकुलर करंट है वो इक्वल हो जाता है, और इधर से अगर परपेंडिकुलरली अगर ये सिमेट्रिकल हो गया तो ये I1 और इधर का जो I1 वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन का ये वाला पार्ट इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब कि R1 से जो करंट जा रहा है और इधर में जो R1 से करंट जा रहा है वो दोनों इक्वल हो गया करंट में, ठीक है। अभी शिफ्टेड सिमेट्री में क्या बोला गया है कि ये सर्किट को थोड़ा अगर शिफ्ट कर दो,
ये पर्टिकुलर सर्किट को थोड़ा सा तुम अगर शिफ्ट कर दो, मानो कि ये R1 हो गया, ये वाला R2 हो गया, लेकिन तुमने क्या किया, यहाँ पे और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, ये जो R1 था, इसको तुमने ये R2 के जगह पे लेके आए और ये वाला R1 के जगह पे R2 लेकर आए। ठीक है, सेम सर्किट, ठीक है, सेम सर्किट रह गया है, सेम सर्किट, लेकिन एक रेजिस्टेंस को तुमने शिफ्ट कर दिया, ये पर्टिकुलर पार्ट को तुमने शिफ्ट कर दिया। तो देखा गया है कि ये ऐसा पर्टिकुलर सर्किट जिसमें परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों अप्लाई हो सकते हैं, वहां पे अगर तुम ऐसे करके डायगोनली शिफ्ट कर दोगे उसके रेजिस्टेंस को, फिर भी यहां से जो करंट जा रहा है I1 और ये जो R1 तुमने शिफ्ट किया यहाँ पे भी जो करंट जा रहा है वो सेम ही रहेगा। और इधर पे जो करंट जा रहा था I2, ठीक है, समझ लो ये वाला I2 है, हमें पता है कि दोनों इक्वल होने वाला है, लेकिन फिर भी ये वाला समझ लो I2 है, तो इधर में भी जो करंट जाने वाला है वो I2 होगा। ये सिंप्लीफाइड हो गया तुम्हारा शिफ्टेड सिमेट्री में। ठीक है, समझ लिए, शिफ्टेड सिमेट्री एक्चुअली ये एक पर्टिकुलर सर्किट में तुम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, ये तभी अप्लाई कर सकते हो जब उस सर्किट में पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों एक साथ अप्लाई हो जाए, तब ये पर्टिकुलर शिफ्टेड सिमेट्री तुम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी लास्ट में जो है ये पाथ सिमेट्री। पाथ सिमेट्री एक्चुअली ये भी सेम ही नियम है, सेम ही नियम है, इसमें शिफ्ट नहीं करना पड़ता, सेम ही नियम है। तुम्हारा जो परपेंडिकुलर और पैरेलल में जो पड़े थे उन सबका कोलाबोरेशन ये पर्टिकुलर पार्ट है। ठीक है, उसमें बोला गया है कि अगर ये पर्टिकुलर सर्किट पकड़ लो, नया वाला मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, ये पर्टिकुलर सर्किट पकड़ लो, इसमें बोला गया है कि ये पर्टिकुलर सर्किट में जब तुम एंटर हो रहे थे सर्किट पे, देखो जब तुम एंटर हो रहे थे उस पाथ पे जो कॉन्फ़िगरेशन था, और जब तुम निकल रहे हो यहां से उस पाथ में जो कॉन्फ़िगरेशन है, समझ लिए, एंटर करने पर जो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है और निकलने पर जो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, अगर दोनों इक्वल या सिमेट्रिकल हो जाए, जैसे यहां पर सिमेट्रिकल हो रहा है, एंटर करने का अरेंजमेंट और बाहर निकलने का अरेंजमेंट, तो इधर पे तुम्हारा करंट इक्वल रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे I1 हो गया, इधर पे भी I1। हमें पता है कि ये पर्टिकुलर I1 आता कहां से है, तुम्हारा जो परपेंडिकुलर और पैरेलल सिमेट्री से। ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर जो पाथ सिमेट्री है, ये एक्चुअली ये पूरा जो पैरेलल और तुम्हारा परपेंडिकुलर सिमेट्री है उसका कोलाबोरेशन है। इसमें बोला गया कि अगर सिमेट्रिकल हो जाए सर्किट, एंट्री और जब निकल रहा है करंट तब का, अगर दोनों में सेम या सिमेट्री हो जाए तो करंट का वैल्यू उसी पर्टिकुलर लाइन में इक्वल रहेगा। जैसे यहाँ पे I1, इधर पे अगर I2 आ गया तो इधर से भी I2 ही निकलेगा। समझ में आएगा, बहुत ईजी है। ये दो पूरा डिपेंड करता है पैरेलल और परपेंडिकुलर सिमेट्री में। ठीक है, अच्छा, और एक पर्टिकुलर सम दे रहा हूं, चलो वो वाला करके देखते हैं। इन चारों का यूज करेंगे, ये दोनों का यूज शायद नहीं हो सकता है क्योंकि इनका डायरेक्टली कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में यूज नहीं होता है। हाँ, यूज हो जाता है जब तुम्हें जॉइंट में ऐसा करके कोई सर्किट दे कि ऐसा वाला सर्किट है, अगर ये ऐसा हो गया तो करंट का क्या वैल्यू होगा, तो याद रखना करंट का वैल्यू इक्वल होगा। पहले देख लेना कि परपेंडिकुलर और पैरेलल सिमेट्री होता है कि नहीं। चलो अभी न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे। चलो तो लास्ट में ये वाला प्रॉब्लम पकड़ लो। देखो एक पर्टिकुलर सर्किट है, तुम्हें बोला गया कि आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड डी, ये जो ए और डी के अबाउट तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो हमको क्या पता है, जहां पे तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलो, जिस दो पॉइंट में निकालने के लिए बोला, वहां से तुम्हें करंट पास करना है। ठीक है, तो ए और डी समझ लो कि ऐसे करंट जा रहा है ए और डी के बीच में। ठीक है, ए और डी के बीच में ऐसे करंट जा रहा है, या फिर तुम रिवर्स में भी दे सकते हो। लेकिन अगर मैंने एक एक्सिस का लाइन पकड़ लिया, अगर मैंने यहाँ पर एक एक्सिस का लाइन पकड़ लिया, जैसे कि मान के चलो मैं ये पूरा सर्किट को अगर डिवाइड करना चाहूँ तो एक ही एक्सिस का लाइन होगा ऐसे। ठीक है, ए और डी के बीच में। लेकिन ये जो एक्सिस का लाइन है वो करंट के डायरेक्शन के पैरेलल आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब कि ये पैरेलल सिमेट्री में हो गया। तो पहले जब ए एंड डी के अबाउट निकालोगे तो तुम्हारा हो जाएगा ये पैरेलल सिमेट्री। और हमें क्या पता है कि पैरेलल सिमेट्री जब भी ड्रॉ करो, पैरेलल सिमेट्री के अबाउट में परपेंडिकुलरली जो भी नोड्स या फिर जो भी पॉइंट्स होगा वहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। यानी कि ये दो पॉइंट ई और एफ और बी और सी जो होता है वो इक्वल पोटेंशियल का रीजन है। ये दो पॉइंट्स और ये दो पॉइंट्स में इक्वल पोटेंशियल का रीजन है। और हमें क्या पता है कि अगर पोटेंशियल इक्वल हो जाए वहां से कोई करंट जाने नहीं वाला है।
तो मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तुम इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे। तो जो सर्किट बचेगा वो कैसा होगा, देखो मान के चलो ये तुम्हारा पैरेलल एक्सिस हो गया और इधर में तुम्हारा निकल जा रहा है ट्रेन, प्लेन नहीं, कुछ निकल नहीं रहा है, यहां पर तुम्हारा हो रहा है प्रॉब्लम। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, इधर पे एक रेजिस्टेंस आने वाला है, इधर पे और एक, इधर पे और एक रेजिस्टेंस, इधर पे और एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस। तो इधर पे हो गया तुम्हारा 2R, इधर पे आ गया तुम्हारा R, इधर पे R, यहाँ पे था तुम्हारा और एक रेजिस्टेंस 2R, यहाँ पे R और इधर पे भी 2R। ये जो पर्टिकुलर लाइन है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टेंस था या फिर नीचे के जो दो पॉइंट्स में रेजिस्टेंस था, उनको हम पूरा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल हो जाता है। इन दोनों पॉइंट्स में जैसे कि 1 और 2, तो V1 और V2 का पॉइंट इक्वल हो जाता है, और ये 3 और 4 होने से ये जो V3 और V4 है इसका पोटेंशियल भी इक्वल हो जाता है। तो इन पार्ट को पूरा इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पे नीचे जो भी रेजिस्टेंस था पूरा इग्नोर हो जाएगा, वहां से करंट नहीं जाने वाला है। और पैरेलल सिमेट्री जब भी ड्रॉ करो, उसको सॉल्व कैसे करना है, डायरेक्टली तुम सॉल्व नहीं कर सकते। पैरेलल सिमेट्री में हमेशा जो इक्वल पोटेंशियल का रीजन है उसको कोलैप्स करना पड़ता है। जो पहले जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम किया था उसमें भी तुमने देखा था कि इन दो पॉइंट्स को, ये जो 2 और 1 है इनको कोलैप्स करना है, और 4 और 3 जो है इनको कोलैप्स करना है एक साथ। ठीक है, ऐसे करके इसको घुमा के यहाँ पे कोलैप्स करना है। और हमें क्या पता है कि एक इजी सा नियम पता है कि जब भी तुम कोलैप्स करो कोई भी रीजन को, अगर इक्वल पोटेंशियल हो गया उसका इक्वल पोटेंशियल हो गया, तो कोलैप्स करने के बाद जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है वो हमेशा तुम्हारा पैरेलल में ही कनेक्ट होगा। देखो तुम्हारा ये जो R है वो शुरू हुआ था यहाँ से, ये भी R शुरू हुआ था यहाँ से, ये जो खत्म हुआ है 3 पे, ये खत्म हुआ है 4 पे, और 3 और 4 का पोटेंशियल सेम है और इस रीजन का भी पोटेंशियल सेम है। तो ये जब आके इसके ऊपर कोलैप्स होगा तो पैरेलल में होगा। सिमिलरली ये दो जब कोलैप्स करेंगे तो पैरेलल में करेंगे, इधर भी जब कोलैप्स होगा तो पैरेलल में होगा। और यहाँ पे था A और इधर था क्या D, ठीक है, इधर था D, समझ लिए, A और D। तो फाइनली जब हम इस पर्टिकुलर सर्किट को सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकलेगा, देखो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है 2R A और D के बीच में, और इधर पे तुम्हारा एक रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा R और R मिलके R/2 हो गया, दूसरा वाला इधर आ जाएगा 2R और 2R मिलके और एक रेजिस्टेंस हो जाएगा R, और इधर पे ये दो मिलके और एक रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसको अगर सॉल्व करोगे तो तीनों में जो रिजल्टेंट आएगा वो तीनों क्या सीरीज में आ जाएंगे। देखो इसके बाद आता है ये वाला, इसके बाद ये वाला, स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट, तो तीनों सीरीज में आ जाएंगे। इसको अगर सॉल्व करोगे, सीरीज का अगर सॉल्व करोगे, और ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है वो A और D के बीच में होता है। देखो करंट अगर इधर से निकलेगा तो इधर पे आएगा, सिमिलरली करंट जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे समझ लो I1 गया है तो I1 इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी जाएगा I1, तो ये तीनों आ गए सीरीज में। लेकिन यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, जो करंट यहाँ से घुस रहा था वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, I2 करके इधर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। मतलब कि ये तीनों, ये जो 2R है उसके साथ पैरेलल में हो जाएंगे। तो तुम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, ये तीनों को सीरीज में सॉल्व करना, फिर इसके साथ तुम पैरेलल में सॉल्व कर लोगे। बहुत ईजी है, सॉल्व करके मुझको कमेंट में बताना कितना आंसर हो रहा है। ठीक है, चलो अभी इसके बाद अगर मैं B और C का पकड़ लूं तो क्या आएगा, B और C के अंदर पकड़ लूं तो क्या आएगा। चलो देखते हैं क्या आने वाला है। हमेशा याद रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब भी कोई भी एजुकेशन का वीडियो देखो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जल्दी मेथड जितना जल्दी हो सके सीखो, उसको प्रैक्टिस करो, जोर से प्रैक्टिस करो, तो फिर तुम्हारा जेई निकलने वाला है। ठीक है, टाइम वेस्ट करने से जेई निकलने वाला है, कहानी सुनने का नहीं, बताने का। ठीक है, बाद में जब तुम जेई निकाल लोगे तब कहानी बताने का कि कैसे हुआ है वो।
ठीक है। अभी बी और सी के अंदर अगर निकाले तो बी और सी देखो, तुम्हारा बी और सी इधर ये दो पॉइंट्स, लेकिन हम अगर यहाँ पर सिमेट्री अप्लाई करेंगे तो यही लाइन पकड़ना होगा। और अगर बी और सी पकड़े तो करंट को ऐसे निकालना होगा, देखो बी से ऐसे करके निकालना होगा करंट को, समझ में ना। जहां पे बोला जाए, जिस दो पॉइंट्स में बोला जाए वहां से करंट पकड़ना है, ठीक है। तो ये जो लाइन पकड़ लिए वो क्या होगा, करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो तो 2 नंबर पॉइंट अगर सॉल्व करो उसमें तुम्हें पैरेलल एक्सिस यूज नहीं करना है, लेकिन परपेंडिकुलर सिमेट्री यूज करना है। तो परपेंडिकुलर सिमेट्री जब भी यूज करें हम, तो हमको क्या पता है, ये परपेंडिकुलर लाइन में जो भी नोड्स आ जाएंगे वहां पे इक्वल पोटेंशियल हो जाएगा, सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन में। और उस लाइन में जो जो रेजिस्टेंस रहेगा वहां से कोई करंट नहीं जाने वाला। जैसे कि ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस और ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, तीनों में कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि इक्वल पोटेंशियल का रीजन हो गया ये वाला, ठीक है। तो जो सर्किट हम ड्रॉ करेंगे अभी बहुत इजी, प्लेन जैसा सर्किट, ठीक है, एरोप्लेन, बूमरैंग। ए यहां पर आ गया तुम्हारा टी, ये वाला निकल गया तुम्हारा परपेंडिकुलर सिमेट्री, ठीक है। इधर आ गया तुम्हारा बी, इधर आ गया तुम्हारा सी, ई और एफ, ठीक है। तो सर्किट ये हो जाएगा तुम्हारा। देखो ये बीच का जो रेजिस्टेंस है वो इग्नोर हो जाएगा, ये दोनों जो नीचे का रेजिस्टेंस है वो भी परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर आ जाता है, वो भी इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल पोटेंशियल का रीजन आ जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस कौन सा वाला रहेगा, ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा, ये वाला कितना है आर। कितना इजी है, कितना इजी है, बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अभी जब परपेंडिकुलर एक्सिस लगाओगे, हमेशा याद रखना है परपेंडिकुलर में कोलैप्स नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों का पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इक्वल नहीं हुआ है, वो इक्वल होता है पैरेलल एक्सिस में। परपेंडिकुलर एक्सिस में ये दो पॉइंट या फिर ये दो पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल नहीं होता है, कोलैप्स नहीं कर सकते। डायरेक्टली सॉल्व करना है, तो तुम्हें सॉल्व करना है बी और सी के बीच में। तो देखो तुम अगर बी और सी को यहाँ और यहाँ पकड़ लोगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बी और सी से जब करंट निकलेगा तो ये दो लाइन क्या पैरेलल में आ जाएगा। देखो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, I1 और I2 पैरेलल में आ गया। तो ये जो लाइन है, ये और कोई तो रेजिस्टेंस नहीं है ना, और कोई लाइन नहीं है यहाँ पे। तो I1 जो जाएगा इधर से भी वही करंट जाने वाला है। तो ये दो जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो R और R है, ये वाला आ जाएगा सीरीज में, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 और 4 नीचे का जो 4 रेजिस्टेंस है वो आ जाएंगे पैरेलल में, 2R R R और ये वाला 2R वो भी आ जाएंगे सीरीज में आ जाएंगे, और ये दो लाइन हो जाएगा पैरेलल में। अभी सॉल्व कर सकते हो। इन चारों का समीशन कितना आएगा, 2R R R R कितना आएगा, 2 4 4 6R हो जाएगा, ऊपर में 2R हो जाएगा। अभी पैरेलल में तुम समझ लो और सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है ना। तो कितना इजीली, कितना जल्दी ये प्रॉब्लम हो सकता है पैरेलल और परपेंडिकुलर सिमेट्री अप्लाई करने से, ठीक है। तो ये वाला अप्लाई करो, बहुत सारा प्रॉब्लम ट्राई करो। हेल्प के लिए तुम BM शर्मा का जो बुक है बहुत अच्छा है, BM शर्मा यूज कर सकते हो, या फिर आर्यन का कोई बुक ले लो, वो भी यूज कर सकते हो, AC वर्मा यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारा टाइप्स का प्रॉब्लम सीखो, पढ़ो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर क्लास पसंद आए तो एक थम्स अप दे देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट डे को और एक वीडियो, चलो।